नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं टीना झा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को नए संसद भवन की आधारशिला रखी। इस मौके पर सर्वधर्म प्रार्थना का भी आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नया संसद भवन एक ऐसा स्थान होगा जो 21वीं सदी के भारत की आकांक्षाएं पूरी करेगा। उन्होंने कहा कि ये आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का साक्षी होगा। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि पुराने संसद भवन ने स्वतंत्रता के बाद के भारत को दिशा दी, तो नया भवन आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का गवाह बनेगा। पुराने संसद भवन में देश की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए काम हुआ, तो नए भवन में 21वीं सदी के भारत की आकांक्षाएं पूरी की जाएंगी। भारत को लोकतंत्र की जननी बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे देश में लोकतंत्र एक संस्कार है। भारत के लिए लोकतंत्र जीवन मूल्य है, जीवन पद्धति है, राष्ट्र जीवन की आत्मा है। भारत का लोकतंत्र सदियों के अनुभव से विकसित हुई व्यवस्था है। भारत के लिए लोकतंत्र में जीवन मंत्र भी है, जीवन तत्व भी है और साथ ही व्यवस्था का तंत्र भी है। लेकिन आज ये हमारी विडंबना है कि भारत का लोकतंत्र हमें पश्चिमी देशों से समझाया जाता है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि जब हम विश्वास के साथ अपने लोकतांत्रिक इतिहास का गौरवगान करेंगे तो वो दिन दूर नहीं है जब दुनिया भी कहेगी कि भारत ही लोकतंत्र की जननी है। तो आज देशांतर में हम चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन में कही गई कुछ अहम बातों पर। तो हमारे साथ कुछ बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं देश देशांतर में। आइए उनसे आपका परिचय करा देती हूँ। 3 वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं संजय सिंह जी, रामकृपाल सिंह जी और प्रदीप सिंह जी। आप तीनों मेहमानों का हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। रामकृपाल जी, आपसे शुरुआत करती हूं आज की चर्चा की। भारत के लिए बेहद ऐतिहासिक दिन रहा आज का। देश के नए संसद भवन की आज आधारशिला रखी गई और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई अहम बातें कही। आपकी नजर में उनके संबोधन को अगर देखें तो सबसे मुख्य संदेश क्या रहा? देखिए, वैसे तो आज जो भी उनका जितनी भी देर वो बोले और जो भी बोले, मैं समझता हूं कि वो बहुत ही अच्छा था और मेरे ही लिए नहीं, मैं समझता हूं सबके लिए एक प्रेरणादायक ही होगा जी। जिस तरह से मोदी जी ने। बट जैसा आप कह रही हैं कि अगर उसमें से एक कोई मुख्य बात, तो मुख्य बात आपने शुरुआत में कही कि एक उन्होंने जो बात कही कि पुरानी संसद जहां हमारा आज तक अभी भी चल रहा है, वहां से एक जो नया कदम हमारा है 21वीं सदी की, जो भारत की आजाद भारत की जो एक संसद बनेगी, उसमें एक निरंतरता है। उन्होंने पूरा आज की जो मौजूदा अभी है उसकी भी भूमिका की सराहना की और नहीं दी। लेकिन आज उन्होंने एक मुख्य बात कही। मैं इसलिए कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री किसी भी ऐसे मौके पर एक जो उनके अंदर की इच्छा है, जो एक तड़प है कि एक नया बदलता हुआ भारत देखें। कभी उन्होंने 2017 में एक मन की बात में कहा था कि जिस तरह से 1942 में नारा दिया गया कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, और 5 साल में 1947 में हमें वो आजादी प्राप्त हो गई, ऐसे ही आज उन्होंने कहा कि 1897 में विवेकानंद ने कहा था कि आने वाले 50 सालों तक एक ही सपना होना चाहिए, राष्ट्र राष्ट्र। और वो कह रहे थे कि एग्जैक्टली 1947 में, जैसे कि ठीक 50 साल के बाद 1947 में भारत को आजादी मिल गई। ऐसे उन्होंने कहा कि क्या ये संभव है, जैसे कि उन्होंने 2017 में जब कहा था कि 5 साल के बाद यानी 22 में एक नया भारत विकसित हो, बिल्कुल बढ़ता हुआ नया भारत दिखना चाहिए। आज फिर उन्होंने विवेकानंद के माध्यम से दोहराया और कहा उनका ये जो भरोसा है कि 2022 का एक जो भारत होगा वो अपने आप में एक नया भारत होगा जी। वो उनकी जो है कि वो, और ये भी कहा 5 साल के लिए एक नारा भी उन्होंने दिया कि भारत प्रथम, इंडिया फर्स्ट। उन्होंने एक तरह से कि ये दिमाग में रखिए आप, इंडिया फर्स्ट। हर चीज में हम चाहे जो भी करें, लेकिन उसका मापदंड 130 करोड़ नागरिकों का यही होना चाहिए कि जो भी हम कर रहे हैं क्या वो राष्ट्र के हित में है, एक नए राष्ट्र के बनने में कहीं रोड़ा तो नहीं है। तो मैं इसको सबसे महत्वपूर्ण बात मानता हूं। बाकी उन्होंने
जो हमारी रही, आज से नहीं, जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा 10वीं शताब्दी से हमारे यहाँ वो ग्राम स्वराज और वसुधैव कुटुंबकम जैसे तमाम तरह की जो चीजें रही हैं, तो वो हमारे हमारे जीवन में, हमारी संस्कृति में है। जैसे वेस्ट में क्या है कि वो एक शासन पद्धति के रूप में स्वीकारते हैं, और वहां पर एक जैसा वो मानते हैं कि हॉब्स, लॉक, रूसो, और वहां से लेकर के किस तरह से पॉलिटिकल हिस्ट्री चली, पॉलिटिकल माइथोलॉजी जिसको कहते हैं, या पॉलिटिकल फिलोसफी कहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ये हम शुरू से राम राज्य की भी अगर आप बात देखें तो एक कैसे होता था कि उसमें जो एक सामूहिकता है वो, और जो भी जनता है उसकी एक एक बात का वजूद होता था, कितना मूल्य होता था। तो वही कह रहा हूं कि ग्राम स्वराज से लेकर के इंडिया फर्स्ट, जो भारत एक राष्ट्र की बात की प्रधानमंत्री जी ने, कि एक नई संसद आजादी के बाद ये 21वीं सदी में हम अपने द्वारा बनाया गया, तो एक प्रतीक भी होगा पूरी दुनिया के लिए। और जो लोग ये मानते थे, यूरोप के लोग, कि हिंदुस्तान में तो लोकतंत्र बहुत दिन चल ही नहीं सकता है, उनके लिए लोकतंत्र चला ही नहीं। लोकतंत्र की हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है, बहुत लोगों को आज जो तकनीकी भारत में चाहे जितनी हो, इतने बड़े पैमाने पर जो चाहे वो जनधन योजना हो, डायरेक्ट बेनिफिट, पूरी दुनिया हमसे सीख रही है। आधार कार्ड, इतनी बड़ी आबादी में दुनिया हमसे सीख रही है। इतना बड़ा इलेक्शन हमारे यहाँ हो जाता है, और अमेरिका में देखिए कि इलेक्शन एक होता है और कितने दिन तक अभी भी वहां पे दावे प्रदावे हैं। उसके बाद से हमारे यहाँ कितने बाई इलेक्शन हुए, एक बिहार में चुनाव हुआ, अभी नगर निकाय संस्थाओं का चुनाव हो रहा है। तो एक हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था कितनी मजबूत है, जो मोदी जी ने कहा कि पूरी दुनिया वो हमारी जीवन शैली बन चुकी है। आज लोग हमें देखें, लेकिन ऐसा नहीं है। आज हमारी विडंबना है, ऐसा प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें पश्चिमी देशों से सीखना पड़ता है। और इंडिया फर्स्ट की जो बात आपने कही, जो प्रधानमंत्री ने बहुत ही सही तरीके से बताया कि उसको हमें प्रायोरिटाइज करना चाहिए, वो हमारे जीवन का हिस्सा कैसे बने आज के परिप्रेक्ष्य में, उस पर भी चर्चा करेंगे। संजय जी, आपके पास आना चाहूंगी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात प्रधानमंत्री ने कही कि पुराने संसद भवन को अगर हम देखें तो देश की आवश्यकताओं की पूर्ति का काम वहां पर हुआ, और जो नया भवन होगा उसमें 21वीं सदी के भारत की आकांक्षाएं पूरी होंगी। कई बार हमने देखा है प्रधानमंत्री नए भारत की आकांक्षाओं की बात करते हैं, तो जब हम इस नए भारत के संकल्प की ओर बढ़ने की बात करें तो वो क्या आकांक्षाएं हैं जिनकी पूर्ति की बात प्रधानमंत्री बार बार दोहराते हैं? टीना जी, ये एक काफी अहम चीज थी जहां उन्होंने आवश्यकता और आकांक्षा के बीच में एक डिफरेंशिएशन, एक रेखांकित किया और उसको अंडरलाइन किया। देखिए, जब 2014 का भी चुनाव हुआ था और उसके बाद ये गवर्नमेंट 2014 और 2019 में, जिस समय आप डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं, जिस समय आप बाकी सरकार से आकांक्षाओं की बात करते हैं, तो इस सरकार के बारे में एक चीज कही जाती थी कि जो लोगों का एक्सपेक्टेशन है उसका बर्डन इस सरकार पे बहुत ज्यादा है। मोदी जी की खास ये थी कि उस एक्सपेक्टेशन, जो बर्डन ऑफ एक्सपेक्टेशन था, उम्मीदों का जो पहाड़ था, उसको वो अपनी चुनौती ही नहीं, अपने सरकार के लिए सकारात्मक भाव से लेते थे कि लोगों की अगर ये आकांक्षा होगी, लोग हमसे ये उम्मीद रखेंगे, तो उसे पूरा कौन करेगा? हम ही करेंगे। और एक चीज सही है कि जो आवश्यकता उन्होंने पुराने संसद के बारे में सारी वो बातें कही, वो इतिहास की चीजें याद दिलाई, मुझे लगता है वो हर किसी को जो पॉलिटिक्स स्टूडेंट हो या अदरवाइज किसी भी तरह से अपना सोशल कॉन्शियसनेस को अप रखना चाहता, उसे सबको ये भाषण सुनना चाहिए। जो आकांक्षाएं हैं कि हम यहाँ तक आए, इसके बाद हम एक जो नए भारत का निर्माण कर रहे हैं, जो 75 साल के बाद जो 75वां से हम बनाएंगे सालगिरह स्वतंत्रता का, उस समय हम किस दिशा में जा रहे हैं। तो ये जब वो कहते हैं, उसके साथ ये कहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत का ये प्रतीक बनेगा, एक मतलब उसको प्रेरणा देगा। प्रतीक उन्होंने नहीं कहा, क्योंकि प्रतीक के मायने फिर और ज्यादा बदल जाते हैं। उन्होंने कहा कि ये प्रेरणा का वो बनेगा, स्रोत बनेगा। अब एक काफी अहम चीज है इसमें टीना जी, कि अगर आप अभी देखें नई दिल्ली में ही, बाकी आप जगह छोड़ दें, तो हमारे आजाद भारत का कोई ऐसा प्रतीक जिसे देख के हमें गर्व हो कि ये मॉन्यूमेंट हमने बनाया, वैसा मॉन्यूमेंट अभी तक नहीं था। अभी एक वॉर मेमोरियल आया है, कुछ समय पहले पुलिस मेमोरियल आया था, उसके बाद नहीं। ये संसद और सेंट्रल विस्ता
एक नए तरह से, अभी भी उसको हम लुटियन जोन कहते हैं, या पार्लियामेंट की जो बिल्डिंग है वो बहुत अच्छी बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग का कतई मतलब हमें उसके बाकी उपयोग होंगे, और मतलब आने वाले सैकड़ों साल तक उसको इस तरह से बना करके रखा जाएगा, उसके मरम्मत करके, उसकी बाकी चीज देख रेख करके कि वो चलता रहेगा। लेकिन हमारे आजाद भारत का प्रतीक चिन्ह क्या है? हम आजाद भारत में हम, तो ये आत्मनिर्भर और स्वावलंबन की जब हम बात कर रहे हैं, उसमें एक ये विषय जुड़ेगा जिसमें आकांक्षाएं जो है, तमाम वो आकांक्षाएं, वो जिसमें कि आप आर्थिक रूप से उन्नति की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं, समृद्धि की बात करते हैं, है ना, तो वो स्मार्ट सिटीज की बात करते हैं, आप मिडिल क्लास का जो न्यू मिडिल क्लास है उसके आगे बढ़ने की बात करते हैं, लोगों को गरीबी की रेखा से बाहर आने की बात करते हैं, वो परिलक्षित, क्योंकि संसद भवन से ही वो सारे नीति निर्धारण की चीजें होती है, और फिर आने वाले समय में एक चीज बस मैं और कहना चाहता हूँ, देखिए प्रधानमंत्री का जो भाषण है उसे सिर्फ हम संसद भवन कैसा हो और क्या हो, उसमें दो तीन बड़ा ही सारगत जो बात थी वो निहित थी। एक कि हमारा लोकतंत्र कैसा और ये लोकतंत्र कैसा होना चाहिए, वो इसलिए भी इस समय बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे बॉर्डर पे, दिल्ली के बॉर्डर पे या कई जगह एक मैन्युफैक्चर्ड एंगर पैदा करने की कोशिश की जा रही है, जिसके अंदर ये कहा जा रहा है कि आपको किसानों को मार्जिनलाइज किया जा रहा है, और वो उसमें इस तरह के तत्व भी आ गए हैं जो देश की अखंडता एकता के लिए भी मतलब किसी एक अराजक स्थिति पैदा करना चाहते हैं, और दुनिया में एक मैसेज देना चाहते हैं, भारत एक डिस्टर्ब नेशन। उस चीज के प्रधानमंत्री ने उसका जिक्र नाम नहीं लिया, लेकिन जो वो बात कर रहे हैं कि राष्ट्र हित सर्वोपरि, राष्ट्र का की एकता अखंडता सर्वोपरि और राष्ट्र की समृद्धि सर्वोपरि, आप जब भी भारत इस चीज को देखें तो उस चीज को देखें, उसमें जो मैसेज है वो मैसेज भारत के सभी वर्ग के लिए है, सभी लोगों के लिए है, और उस क्लास को जो थोड़ा सा कई बार दिशा भ्रमित हो जाते हैं या उनको भ्रमित करने की कोशिश होती है, उस दिशा में भी एक ये प्रयास है। उन्होंने गुरु नानक देव का जिक्र किया कि जो बातचीत से बात बनती है, तो ये जो तमाम चीजें हैं वो कहने का पर्पस ये भी है कि सभी लोग वस्तु स्थिति को समझे, किसी भ्रामक किसी भी तरह का अगर मिसडायरेक्ट किया जा बिल्कुल, रहा है, शायद इसी संदर्भ में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि पॉलिसीज में अंतर हो सकते हैं, पॉलिटिक्स में भी भिन्नता हो सकती है, लेकिन जब हम पब्लिक सेवा की बात करते हैं तो इसका अंतिम लक्ष्य जो है उसमें किसी प्रकार का मतभेद नहीं होना चाहिए, वाद संवाद या संसद के अंदर हो या संसद के बाहर, लेकिन राष्ट्र सेवा का जो संकल्प है, राष्ट्रहित के प्रति जो समर्पण है, वो लगातार झलकते रहना चाहिए। प्रदीप जी, इस सवाल को आपके पास लेकर आना चाहूंगी। अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में देखें और जिस तरह संजय जी भी कह रहे हैं, क्या ये राष्ट्रहित सर्वोपरि हो या जनहित के प्रति जो समर्पण की भावना है वो आज के संदर्भ में देखें तो क्या ये कहीं ना कहीं दबती जा रही है? बिल्कुल, देखिए इस पर उन्होंने काफी एम्फेसिस दिया, काफी जोर दिया, लेकिन आज के उनके भाषण में मुझे 4-5 चीजें बड़ी प्रमुख नजर आती है। एक पीड़ा नजर आती है, दूसरी आकांक्षा नजर आती है, तीसरी उम्मीद, चौथी अपेक्षा, और पांचवी चीज जो है वो सपना। उनके भाषण में जो पीड़ा है वो ये है कि भारत जैसे सांस्कृतिक रूप से इतने समृद्ध देश को पश्चिम की नजर से देखा जाता है। हमारे लोकतंत्र को भी कहा जाता है कि पश्चिम से एक तरह से आयातित है, उन्होंने ये शब्द नहीं इस्तेमाल किया, लेकिन हमको ये बताया जाता है कि पश्चिम ने हमको जो है लोकतंत्र, कि हमारी लोकतांत्रिक परंपरा जो है वो सदियों पुरानी है। तो इसलिए उनको इनके मन में ये पीड़ा है कि भारत की जो सांस्कृतिक पहचान है वो पिछले 70-72 सालों में हम खोते गए लगातार, उसकी पुनर्स्थापना की जरूरत है। दूसरी बात उनकी आकांक्षा ये थी, उन्होंने अपने भाषण में कहा जनप्रतिनिधियों से कि इस लोकतंत्र के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा जनप्रतिनिधि करेंगे। वो अपने आचरण से, अपने व्यवहार से, अपने कामकाज से, जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी से, राष्ट्र के प्रति अपनी जवाबदेही से, उससे प्राण प्रतिष्ठा होगी इस मंदिर की। दूसरी उन्होंने उम्मीद, जो मुझे सबसे ज्यादा अच्छी बात लगी, वो ये उन्होंने कहा कि उम्मीद को जगाए रखना है कि इस समय इतनी ज्यादा नेगेटिविटी है देश में, एक बड़ा सेक्शन, एक बड़ा वर्ग बन गया है
राजनीति में, राजनीति से बाहर, जो ये मानकर चलता है कि ये सरकार जो कर रही है सब गलत ही होगा। जी। सरकार के हर काम का विरोध ही करना है। अगर विरोध का कोई मुद्दा न मिले, सरकार के कामकाज से उसमें से न निकले, उसको गढ़ो। जो संजय जी ने अभी बात कही, मैन्युफैक्चर्ड एंगर, जब कोई काम करता है, देश के प्रति समर्पित होता है, तो उन्होंने बात कही कि नेशन फर्स्ट, देश सर्वोपरि होना चाहिए। यहाँ ये जो वर्ग है, उसके मन में देश सर्वोपरि नहीं है, उसके मन में अपना राजनीतिक एजेंडा सर्वोपरि है। जी। लेकिन उम्मीद के साथ साथ उनको अपेक्षा भी है कि हम अगर मेहनत करें, हम अगर अपनी सांस्कृतिक पहचान को उभारें, उसको दुनिया तक पहुंचाएं। जो उन्होंने कहा कि एक दिन ऐसा आएगा जब लोग कहेंगे कि भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी का जन्म भारत, जनतंत्र की जननी जो है वो भारत है जी। और उस ओर हमें क्या क्या कदम उठाने होंगे, उस पर भी आगे चर्चा करेंगे। प्रदीप जी, जो अभी प्रदीप जी ने जो बहुत ही अच्छा जो मुद्दा सामने रखा कि अलग विचार, अलग दृष्टिकोण, ये जाहिर सी बात है रामकृपाल जी कि डेमोक्रेसी को और सशक्त बनाते हैं। और यही बात प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं, कई बार हमने उपराष्ट्रपति को भी सुना है कि डिसेंट हो, डिबेट हो, लेकिन डिफरेंसेस इतने ना बढ़ जाएं कि आप लोकतंत्र की जो मूल भावना है उसको ही भूल जाएं, जो राष्ट्रहित और जनहित को सर्वोपरि मानता है। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप इतने सालों से लोकतंत्र की व्यवस्था को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। ऐसा क्या बदलाव इतने सालों में आपने देखा है? क्यों ये बदलाव है? क्यों जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं वो अब एक तरह से देखें तो अपने सर्वाइवल के लिए देश हित को भी कहीं ना कहीं किनारे पर रख रही हैं? ये जो अभी आपने एक सवाल किया था कि क्या लोकतंत्र हमारे यहाँ, जो मैं तो ये कह रहा हूं कि देखिए, लोकतंत्र में हमारे यहाँ एक कसौटी होती है जो 5 साल के बाद लोकसभा होता है। लेकिन इस देश में हमारा जो गणतंत्र है, हमेशा चुनाव होते रहते हैं, एक नहीं। जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि इस कानून के पास होने के बाद हमारे यहाँ पे आप देखिए कि 5 राज्यों में बाई इलेक्शन हुए हैं, जिसमें बड़ी बड़ी तमाम सीटों पर, मध्य प्रदेश में कितनी सीटों पर चुनाव हुए, ये कानून पास हो चुका था, उसके बाद हुए हैं। बिहार में चुनाव हुआ, और देखिए कि सब जगह अगर आप रिजल्ट देखें, और अभी अभी जिस राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, वहां पे जो ये सारे चुनाव हुए हैं स्थानीय निकायों के, ग्रामीण, आप देखिए कि रूरल इंडिया के, वहां पे अभी कल ही परिणाम आए हैं, भाजपा को अभूतपूर्व सफलता मिली है। तो मेरा कहने का अर्थ यह है कि देखिए, जब तक हम सिर्फ इन लोगों को ये देखेंगे, इनकी बात सुनेंगे, तो हमको कई बार लगता है कि बड़ा भारी विरोध हो रहा है। मैं तो उल्टा कह रहा हूं कि लगातार 2014 के बाद से, बल्कि मैं कहूंगा 2012 और 13 के बाद से लगातार इस देश में लोकतंत्र मजबूत हुआ है। और ये जो विपक्ष की छरपटाहट है, वो देख रहे हैं कि लगातार हमारे हाथ से सब चीजें निकल गई हैं। ये विरोध नहीं, ये एक जानते हैं, बदहवासी में एक ऐसा है कि एक पराजित का, आहत का अहंकार जो होता है ना, वो बहुत ही भयानक होता है, लेकिन वो बहुत थोड़े लोगों का है। मैं आज भी उदाहरण दे रहा हूं, लोकतंत्र की मत पत्रों से ही लोकतंत्र में किसी चीज को बढ़ावा मिल रहा है कि नहीं। मोदी जी की बात को बहुसंख्यक लोग, लगातार उसमें वृद्धि हो रही है, लोग मुहर लगा रहे हैं। किसान के मुद्दे पर राजस्थान में इसी कानून को लेकर के मुद्दा बनाया गया था, गांव-गांव में मुद्दा बनाया गया था, किसान गांव में रहता है। संजय जी, आप कितना सहमत हैं? सरकार में अविश्वास होना एक और बात है, लेकिन लोकतंत्र में जो बढ़ता अविश्वास है उसको कैसे ठीक किया जाए? देखिए टीना जी, समस्या ये है कि अगर अभी हमारे संसद में जो हुआ, सांसद जो हैं, सबसे पहले उन्हें थोड़ा सा, मुझे लगता है कि कुछ लोगों को एक रीओरिएंटेशन की जरूरत है। उसमें भी हमारी जो प्रमुख विपक्षी पार्टी है कांग्रेस, उसको सबसे ज्यादा जरूरत है। और उसके जो सबसे बड़े नेता हैं माननीय राहुल गांधी जी, उनको सब और भी एक जरूरत है। जो प्रणाली है, प्रक्रिया है, और किस तरह से संवाद होता है संसद के अंदर या होना चाहिए उसकी।
अभी कुछ समय पहले ये बात इसलिए और भी अहम हो जाती है, मोदी जी ने एक बात कही कि सांसद जो है इसकी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, जिसका प्रदीप जी जिक्र कर रहे थे। अब प्राण प्रतिष्ठा क्या चीज होती है? प्राण प्रतिष्ठा वो चीज होती है जब देव कोई मंदिर बन जाता है तो देव के अंदर वो शक्ति आती है। तो जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो जनता के नुमाइंदे हैं, जनता उनको चुन करके भेजती है कि आप हमारी आवाज बनिए, वहां जो नीति निर्धारण हो रहा है, जो हमारी समस्याएं हैं उनको उठाइए, और जो कानून बन रहे हैं उसमें आप इस तरह की भागीदारी करें कि वो देश को और सामान्य जो जनमानस है उसके भले की है। कुछ समय पहले हमारे सभा में क्या हुआ, वो हमें शर्मसार करने वाली एक घटना है। उसके अंदर जिस तरह की घटना हुई, कई वो विधानसभा में होती थी, उस तरह की घटना यहाँ पे हुई, वो संसद में पहली बार था। उसके बाद उपसभापति के ऊपर जिस तरह के आरोप लगाए गए और उनके मतलब एक फिजिकल असॉल्ट का भी एक अटेम्प्ट हुआ, जो वहां के सजग जो ऊपर उनके साथ राज्यसभा के वो स्टाफ होते हैं, उन्होंने उसको बहुत बखूबी, बहुत संयम से उन्होंने उस चीज को निगेट कर दिया। ये बहुत अच्छी चीज थी। लेकिन उसके बाद जिस तरह का आरोप किया गया, जिस तरह की बातें जी, तो सवाल यही है कि आगे आगे ऐसा ना हो, उसके लिए आज क्या करना चाहिए, वक्त की क्या जरूरत है? क्या हमें नए संसद भवन के साथ साथ पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स की भी बात को और उतनी ही जोर से प्रस्तुत करना चाहिए, या पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स को उतने ही अग्रेसिव वे में आगे बढ़ाना चाहिए जैसे कि हमने अपने आत्मनिर्भर भारत के एक इनिशिएटिव को आगे बढ़ाया है? मेरे ख्याल में आज प्रधानमंत्री जी जो कह रहे थे वो सभी सांसद को थोड़ा ध्यान से सुनना चाहिए। उसके बाद रिफॉर्म्स की प्रक्रिया तो पार्लियामेंट के अंदर कई बार मतलब इस चीज को भी बदला गया था। पिछले कुछ समय पहले जो क्वेश्चन आवर था राज्यसभा में, उसको बाद में करके 0 आवर को पहले लिया गया। ये चीजें हुई हैं, लेकिन 0 आवर को बाद क्वेश्चन आवर वो उल्टा किया गया था। ये चीजें हुई हैं, ये चीजें होती रहेंगी। सबसे मूल बात है कि हमारी जो राजनीतिक पार्टियां हैं उन्हें इस चीज का एहसास होना होगा। मुझे लगता है कि जब ये संसद भवन बनता है, लोग जो हैं, लोग देख रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये होती है, अगर आप निगेटिव पॉलिटिक्स से करेंगे तो लोग आपको दंडित करेंगे। उन्होंने दंडित किया इस बार, जिससे कांग्रेस पार्टी को किया, एक सकारात्मक भाव से। आप ये देखिए 2009 में भाजपा को भी लोगों ने उसको स्वीकार्यता नहीं दी, क्योंकि 2004 से 2000 बीजेपी भी थोड़ा निगेटिव जा रही थी लोकसभा में और राज्य। तो ये एक समय है जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं, उसमें हमारे लोकतंत्र की मजबूती, हमारा नया संसद भवन है उसका प्रतीक बने। हमारा नया संसद भवन ये बताए कि स्वतंत्र भारत 70-75 साल के बाद एक अपना इस तरह का एक प्रतीक चिन्ह को लेकर के आ रहा है, जो भारतीयता, भारतीय लोग और भारतीय लोगों के द्वारा बनाया तो गया। लोकतंत्र को मजबूत बनाने में राजनीतिक पार्टियों की या और जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनकी क्या भूमिका रहे, इस पर तो चर्चा हो गई। लेकिन प्रदीप जी, एक पब्लिक पार्टिसिपेशन की बात भी प्रधानमंत्री लगातार कहते हैं, चाहे वो स्वच्छ भारत की हो या कोई भी गवर्नमेंट का इनिशिएटिव हो, एक पब्लिक पार्टिसिपेशन की बात और विश्वास प्रधानमंत्री हमेशा जताते हैं। तो अगर हम नेशन फर्स्ट और देश हित को सर्वोपरि बनाने की बात करें और इस बारे में संकल्प की भी बात आज प्रधानमंत्री ने कही, तो उसमें आम जनता की क्या भूमिका होनी चाहिए? प्रधानमंत्री जब भी भाषण देते हैं 2014 से अब तक के उनके भाषणों पर अगर गौर कीजिए और आज के भी, वो व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं। उनको लगता है कि व्यक्ति जो है, अगर वो नेशन फर्स्ट या देश सर्वोपरि की बात करेगा, उसमें जो बदलाव आएगा उसी से राष्ट्र निर्माण होगा। दूसरी चीज है, उनका ये बड़ा दृढ़ विश्वास है कि जो हमारी सदियों से परंपरा रही है समाज की शक्ति, उस पर उनको बहुत भरोसा है। सब कुछ सरकारें नहीं कर सकती, कोई भी सरकार हो, कितनी भी अच्छी हो। समाज जब तक नहीं जोड़ता, जब तक समाज ये मानकर नहीं चलता कि ये काम हमारा है, हमारे लिए हो रहा है, इसलिए उन्होंने, आप देखिए कि अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए, चाहे वो स्वच्छ भारत का अभियान हो, चाहे वो शौचालय बनाने का हो, या दूसरे जो काम उन्होंने किए, उसमें उन्होंने समाज की शक्ति को जगाने का, ये आपकी जिम्मेदारी है, हम सबकी जिम्मेदारी है, केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि सरकार आप ही के लिए कर रही है। उस शक्ति को जो जगाने का काम करते हैं, उसका आपको असर दिखाई देता है। आज जो प्रधानमंत्री की विश्वसनीयता है, उनकी बातों पर लोगों का जो भरोसा है,
वो इसीलिए है कि लोगों को ये विश्वास है कि ये व्यक्ति देश के बारे में सोचता है, ये व्यक्ति गलती कर सकता है लेकिन इसकी नीयत में कोई खोट नहीं है। इसलिए लोगों को लगता है कि अगर कुछ गलत है उसको ठीक भी प्रधानमंत्री ही करेंगे, और वो किसी भी स्थिति में किसी दूसरे पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। इसलिए आप देखिए चुनाव दर चुनाव जिस तरह के नतीजे आ रहे हैं, वो इस बात का संकेत है कि स्थिति अगर कहीं समस्या भी है, आप 2019 के लोकसभा चुनाव को याद कर लीजिए, उस समय किसानों की समस्या बहुत थी, लेकिन किसानों के वोट 2014 से ज्यादा मिले भाजपा को, प्रधानमंत्री को मिले, क्योंकि लोगों को लग रहा था कि ये जो गड़बड़ है ये प्रधानमंत्री की हुई नहीं है, नरेंद्र मोदी की हुई नहीं है, लेकिन इसको ठीक वही कर सकते हैं। इस तरह का भरोसा जब नेता में आता है, देश के प्रधानमंत्री में आता है, तो चीजें सहयोग से बढ़ती हैं। जी बिल्कुल, और यही भरोसा प्रधानमंत्री चाहते हैं कि लोकतंत्र में लोगों का बना रहे, और इसीलिए वो बार बार इस बात पर जोर डालते हैं कि व्यक्ति निर्माण हो, समाज का निर्माण तभी होगा, और अगर समाज का निर्माण होगा तभी राष्ट्र निर्माण सही तरीके से हो पाएगा। आप तीनों मेहमानों का धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने विचार हमसे साझा करने के लिए। तो देश देशांतर में आज इतना ही। नमस्कार। आपके मुद्दे